नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश भारत का बजट लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। और बजट लेकर कल दरअसल देश की वित्त मंत्री आपके सामने पेश होंगी। संसद में 7वीं बार वो बजट पेश करने जा रही हैं। मैं निर्मला सीतारमण की बात कर रहा हूं। लेकिन बजट कैसा होगा और आपके और मेरे बजट होता क्या है? बही खाता, कितना खर्च है, कितनी आमदनी है, और इसमें एक समन्वय बिठाना वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी होती है। और घर में आप पर भी ये जवाबदेही और ये जिम्मेदारी रहती है। भाई, जितना खर्च है वो आमदनी के हिसाब से होना चाहिए ना। आप ज्यादा पैर पसारोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, कर्ज में फंस जाओगे, इधर उधर दौड़ते फिरोगे, मांगते फिरोगे किसी से। तो जो छोटे स्तर पर आपको घर में करना पड़ता है, बड़े स्तर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। और उसके लिए एक अंदाजा तो होना चाहिए कि दशा और दिशा क्या है हमारी अर्थव्यवस्था की। और उसकी बानगी पेश करता है आर्थिक सर्वेक्षण, जो आज संसद में पेश कर दिया निर्मला सीतारमण ने। अब अमूमन जो आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं, पहली नजर में वो एक गुलाबी तस्वीर पेश करते दिखाई देते हैं कि अर्थव्यवस्था की बम बम है, बल्ले बल्ले है। ऐसा ही निर्मला सीतारमण कह रही हैं, या आर्थिक सर्वेक्षण में कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024 जो बीत गया है, इसमें 8.2% की विकास दर रही। और अगले साल शुरू तो हो चुका है भाई, अप्रैल 1 से 31 मार्च तक हम वित्तीय वर्ष मानते हैं, तो उसके 3 महीने तो जा चुके। अप्रैल, मई, जून, बल्कि जुलाई भी लगभग पूरा खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो लक्ष्य क्या रखा गया है विकास दर का? 6.5 से 7%। आरबीआई ने यह लक्ष्य रखा था 7.2%। पर कुछ और बातें महंगाई को लेकर वित्त मंत्री और आर्थिक सर्वेक्षण ये दावा करते दिख रहे हैं कि काबू में आ गई है। 5.4% है महंगाई दर। वो पिछले साल 6.7% तक भी चली गई थी, अब काबू में आ गई है। कुछ जगह कुछ दिक्कतें हैं। रोजगार को लेकर ताल तो पहले ही ठोकी जा चुकी है आर्थिक सर्वेक्षण के आने से पहले ही, कि रोजगार क्लेम्स, आरबीआई क्लेम्स की रिपोर्ट वो कह रही है 7 करोड़ 80 लाख रोजगार 2021 के बाद सृजित किए गए हैं। और कुछ उसी ओर इशारा किया जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण में भी। तो आर्थिक सर्वेक्षण की परत दर परत हम समीक्षा तो करेंगे, लेकिन एक राजनीतिक दस्तावेज भी होता है बजट, और आर्थिक दस्तावेज भी होता है। तो राजनीतिक बयानबाजी भी होती है, और राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन हमेशा बजट के साथ जुड़ा होता है। हालांकि कहा यह जाता है गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। अच्छा बजट दोगे तो राजनीतिक फायदा कम ही मिलता है, पर उसकी कदमताल कर पाएगी क्या सरकार? उसकी एक बानगी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर क्या ताल ठोकी है, और विपक्ष की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही कैसे तय करते दिखे, पहले उस पर एक नजर। यह बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट
अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। तो अमृतकाल का बजट बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो बजट कल पेश किया जाएगा, विकसित भारत का संकल्प भी लिया जा रहा है 2047 तक, जब 100 साल आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, देश एक विकसित मुल्क बने, उस राह पर जाने की गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब जब गारंटी शब्द आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। गारंटी दी गई है 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 2028 तक 5 किलो अनाज देने की। और बजट से पहले, पेश होने से पहले, एक चर्चा यह भी आम है कि आम आदमी की जेब में अगर पैसे नहीं आएंगे, आप एक बेनिफिशियरी, एक लाभार्थी जाति आपने बना दी, पर उसे अन्न अगर दिया जा रहा है या शौचालय या घर दिए जा रहे हैं, उसकी जेब में दरअसल पर पैसा नहीं आ रहा है। ये रोजगार से भी जुड़ा है, महंगाई से भी, और आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आएगा, वो खर्च नहीं करेगा, तो विकास दर जिस पर ताल ठोकी जा रही है और ठोकी जानी चाहिए, हम दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होते मुल्क हैं, पर क्या ये जॉबलेस ग्रोथ तो नहीं है? और जेब में पैसा दिया जाना होगा क्या? पर गारंटी देते रहेंगे तो पैसा कैसे दिया जाएगा? आपको आयकर में रियायत कैसे मिलेगी? या किस तरह से रोजगार सृजित करने के नए आयाम भी टटोले जाएंगे, ढूंढे जाएंगे? ये जो कैच 22 सिचुएशन है, इसको सरकार कैसे निपटती दिखेगी? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ शरद कोहली हैं, जाने माने सीए और अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जेएनयू में पढ़ाते थे और कई केंद्र सरकार की जो कमेटियां हैं उसके मेंबर रहे हैं, और इसके अलावा इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, 40 साल से ज्यादा हो गए हैं, बजट को ट्रैक करते हैं, बजट की प्रक्रिया में बाकायदा हिस्सा भी लेते हैं, और पत्रकार बनने से पहले इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ाते भी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रभु चावला। तो प्रभु, एक गुलाबी तस्वीर भी है और इस पर खुश होना चाहिए भाई। 8.2% की विकास दर, अगले साल भी 6.5 से 7%, 7.25% का एक लक्ष्य आरबीआई ने रखा था, उससे फिर भी थोड़ा नीचे है, पर ज्यादा दिक्कत का सबब नहीं। महंगाई सरकार कह रही है 5.4%, और बेरोजगारी दर कह रही है 3.2% है जी। कोई दिक्कत की बात ही नहीं। सीएमआई का आंकड़ा वो 8.4% जून में था, जुलाई में तो वो आंकड़ा कह रहा है कि 9.25% की बेरोजगारी दर है। तो हम इन आंकड़ों के आधार पर कल किस तरह का बजट की उम्मीद करें? पहले आंकड़ों पर भी टिप्पणी, और बजट कैसा आ सकता है? देखो संदीप, मैं पिछले 45 वर्ष से बजट को देख रहा हूँ, सर्वे भी पढ़ता रहता हूँ। सर्वे के अंदर कई फिगर्स रिपीट कर दी जाते, पैराग्राफ के पैराग्राफ रिपीट होते हैं कि पिछले साल की बात क्या नहीं होती है। हाँ। जैसे एक देवीलाल ने कहा था एक बार कि मैनिफेस्टो पार्टी का जो होता है उसकी फ्रंट कवर बदल दिया जाता है, अंदर वही रहता है। हाँ। कोई भी सर्वे आज तक मैंने नहीं देखा जो पिंक, जो आप कह रहे हैं कि आप गुलाबी पिक्चर प्रेजेंट की जाती है, कोई भी सरकार नहीं की कि हमारा देश अच्छा नहीं कर रहा है। तो इसलिए इस सर्वे के अंदर कहना कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हालांकि इस सरकार के अंदर एक एग्जैजरेशन जो है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति है, वो एक उसमें फिट बैठता है। कि जो 11वां सर्वे आया इस सरकार का, उसके अंदर बड़ा स्पष्ट है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हर देश के अंदर वाह वाह हो रहा है, सब जगह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर ये बात तो सच है इस सर्वे के अंदर कि भारत ही ऐसा देश है जो पिछले 10 साल से या 15 साल से लगातार वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना थोड़े दिन की रहा, उसके बाद भारत ही रहा है, ये स्पष्ट है। और वो स्पीड उसकी बढ़ी है 8%। मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर एवरेज ग्रोथ की 8% की थी जब पहले 5 साल के अंदर। उसके बाद अटल जी की सरकार के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। तो भारत ग्रोथ करता रहा क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत आपने क्रिएट की है। सप्लाई क्रिएट करने से क्या हुआ कि लोगों के हाथ के अंदर काफ़ी चीज़ें खरीद ली लोगों ने। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मिडिल क्लास है, एसएमई सेक्टर है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, पाली सरकार पे भी नहीं, यहाँ भी नहीं हुई है। जो भी ग्रोथ हुई है वो केवल टर्शरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं सर्विसेज सेक्टर। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। भारत देश ऐसा देश है वर्ल्ड के अंदर पिछले 100 सालों के अंदर जिसने एकदम स्टेज जंप की फ्रॉम ए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी टू डेवलप इकोनॉमी, जिसमें टर्शरी सर्विसेज सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ 57% है जीडीपी का। ये किसी इकोनॉमी पे पहले नहीं हुआ।
मैन्युफैक्चरिंग को आप ड्रॉप किया। एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले 50% पॉपुलेशन डिपेंड करती थी, जो 40-45 पर कॉन्ट्रीब्यूट करता जीडीपी का, वो 12% पर का आ गया है। और जबकि सर्विसेज सेक्टर जो 57% 58% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, उसके अंदर 15% लोग भी नहीं काम करते हैं। नहीं, ये अपने आप में काबिले तारीफ हैं। जो ये एक मिनट प्रभु, एक छोटा सा पॉइंट इंटरवेंशन में करना चाहूंगा। जो ये तस्वीर और हम देख रहे हैं और काबिले तारीफ है, भाई दुनिया में हम सबसे आगे तो चल रहे हैं, पर जो ग्रीन शूट्स होते हैं, जो अच्छी खबरों में कुछ जो कांटे होते हैं, क्या उन्हें हम नजरअंदाज करें? जैसे कि आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि ये F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इतना पैसा लोग लगाने लगे कि कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है। वो रेड फ्लैग कर रहे हैं कि ये बाजार में इतना पैसा लगाने के चक्कर में अपनी जमा जोखू भी निकाल कर बाजार में लगा रहे हैं। 10 में से 9 आदमी घाटा उठा रहे हैं। जो हमारा ये आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है, ये भी कह रहा है कैपेक्स कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर मशीनरी में इन चीजों में निवेश नहीं हो रहा है। तो कहीं ये जो हवाई ये तस्वीर बन रही है, आंकड़े जो दुहाई भी दे रहे हैं, कहीं ये ताश के पत्तों पर तो नहीं हम अपना बेट कर रहे हैं या बाजी लगा रहे? ये एक अहम सवाल हो जाता है क्या? बिल्कुल ठीक है। स्टॉक मार्केट के ऊपर 1991 से लेकर के जब मनमोहन सिंह आए थे, तब से मार्केट ओपन की थी। मेरा एक ऐसा देश है जिसमें एक समय ऐसे था जब एक कॉरपोरेट सेक्टर की टोटल मार्केट वैल्यूएशन हिंदुस्तान के बजट से ज़्यादा थी। कभी नहीं हुआ किसी जगह के अंदर। तो यहाँ पर मार्केट एक्सेलरेशन इतनी तेज़ी से हुआ, लोगों को इन्वेस्ट करने की आदत डाल दी गई है उसके अंदर। पर वो इन्वेस्ट कौन कर रहे हैं? आप देखते हैं एक देश की कितनी 1% 2% जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। रिटेल इन्वेस्टर बड़ा है, ये नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि आपने बैंकों के अंदर काफ़ी सेविंग, जो अभी RBI गवर्नर ने कहा कुछ दिन पहले कि उसकी चिंता का विषय ये है कि डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि आप लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ। तो मार्केट का हवा देकर के कि आप बना सकते हैं इनकम। जो ग्रोथ हुई है उसके अंदर पैसे, पहले कहा गया आपको, पहले 1% लोगों के पास देश की 20% वेल्थ क्रिएशन है। जो भी ग्रोथ हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो वेल्थ है वो बड़ा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ है। देश हमारा अमीर हुआ है, परंतु अमीर हुए हैं, गरीब। अभी आपने कहा ये 81 करोड़ लोगों को राशन देंगे, भाई राशन किस लिए देंगे? अगर गरीबी हट रही है तो गरीब तो कम होना चाहिए ना, राशन बढ़ना कम होना चाहिए ना। वही देखिए, वो कैश 22 जो है प्रभु, असल मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री गारंटी की बात कर रहे हैं, तो अगर लाभार्थी जाति को जो दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। अब हमें यहां पर ये चर्चा पर थोड़ी देर विराम लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ ने याचिका दाखिल की थी कांवड़ नेम प्लेट मामले पर, और नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। कांवड़ रूट पर नेम वाले मामले पर रोक लगा दी है, यानी कि आपको अपनी पहचान जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। निपुण सहगल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में थे। तफसील से बताइए, बड़ी खबर है ये निपुण। बिल्कुल संदीप, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, उनको नोटिस जारी किया है। 26 जुलाई शुक्रवार को सुनवाई की बात की है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां जहां भी प्रशासन ने इस तरह के निर्देश जारी किए हैं कि दुकानदारों को अपना नाम लिखना पड़ेगा, खाने पीने की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को अपने दुकानों में, रेस्टोरेंट के बाहर, ठेले पर, ये इस पर हम रोक लगा रहे हैं। इस आदेश की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ खाने का प्रकार लिखना कि वो शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है, किस तरह का खाना वो सर्व करते हैं, ये लिखना पर्याप्त है। फिलहाल नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां जहां भी ऐसे निर्देश जारी किए प्रशासन ने, उन पर रोक लगाई जा रही है। और ये 26 जुलाई तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, इसके मायने क्या है? जवाब किस बात पर? या दरअसल जो ये फरमान जारी किया गया ये तो अब निरस्त हो गया है? देखिए, जवाब शुरू में ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मंशा जानना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा था कि क्या ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी धार्मिक भावना के मद्देनजर जारी किए गए आदेश हैं। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये बातें जानना चाहता, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से या प्रशासन से उसकी मंशा सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता कि आपने ऐसे निर्देश क्यों दिए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसका कोई औचित्य उसे समझ में नहीं। मैं ये समझना चाह रहा हूं निपुण
26 जुलाई को जो जवाब मांगा है, तो क्या सिर्फ 4 दिनों के लिए ही ये जो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार का फरमान था उस पर कंडीशनल रोक लगाई है, या ये तत्काल ये फैसला निरस्त हो गया है, खारिज हो गया है? फैसला खारिज नहीं हुआ है, लेकिन अंतरिम रोक लग गई है। ये अंतरिम आदेश है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा राज्य सरकारों का रुख जानने के बाद कि उन्होंने क्यों ऐसा आदेश दिया था। फिलहाल कोर्ट को यही लगा है कि जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पे भेदभाव हो रहा है, छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, ऐसी जो तमाम बातें हैं, और सिर्फ शाकाहारी लिख देना या शुद्ध शाकाहारी लिख देना, जैन फूड लिख देना, ये पर्याप्त है। दुकानदार के नाम में या कर्मचारी के नाम में क्या रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रथम दृष्टया सही माना है और कहा है कि राज्य सरकारें जवाब दे, लेकिन फिलहाल हम अंतरिम रोक लगा रहे हैं। अब शुक्रवार को राज्य सरकारों का रुख देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि अंतरिम आदेश अंतिम आदेश बन जाएगा या इसमें कोई बदलाव होगा। तो बहुत बड़ी खबर यहां पर ब्रेक करते हुए मेरे सहयोगी निपुण सहगल, सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दरअसल सबसे पहले फरमान जारी किया था और उसी राह पर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार भी चलते दिखाई दिए थे, जिसमें नेम प्लेट यानी कि अपनी पहचान जाहिर करना जरूरी हो गया था कांवड़ रूट पर, और रूट पर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में। पहले तो ये मसला सिर्फ मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ तक सीमित था, पर पूरे प्रदेश के लिए ये बाद में लागू कर दिया गया। तो वो जो फरमान है उस पर रोक लगा दी गई है। ये अंतरिम रोक है, अंतिम नहीं। 26 जुलाई तक ये जवाब मांगा गया है सरकारों से कि भाई आपने ऐसा आदेश क्यों दिया। तो अभी 4 दिन तो आपको अपनी पहचान जाहिर करने की जरूरत नहीं। शाकाहारी है या मांसाहारी है या शाकाहारी नहीं है या जैन भोजनालय है, बस इतना बताइए। और यही बात हम लगातार एबीपी न्यूज पर उठा भी रहे थे। तो प्रभु, अभी बजट को अभी छोड़ते हैं, ये बड़ी खबर आई, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फरमान पर रोक लगाई है, लेकिन ये अभी अंतरिम रोक है। ये प्रतिक्रिया बड़ा स्पष्ट है कि जल्दी में यह फैसला किया गया था। नाम लगाने से मतलब नहीं। कई बार ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक धार्मिक जो कांवड़ यात्रा है, एक धार्मिक यात्रा है, उसके प्रति ये कि लोगों को पता लगना चाहिए कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते उनको पता लगे ये दुकानदार नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन। ये बात तो सच है, इतना तो होना चाहिए था। परंतु नाम लिखे के पीछे लगता है कि भाई आपकी मंशा ठीक नहीं थी। आपकी ये था कि पता लगाना चाहते हैं कौन से रिलीजन के लोग हैं, किसका नाम अब्दुल है, किसका नाम अरुण है। ये नहीं होना चाहिए था। मतलब इससे एक शंका पैदा होगी। इसमें एक और बात चली थी प्रभु, 2006 के मनमोहन सिंह सरकार के फैसले का भी जिक्र किया गया, और ये तो तब से है। वो तो दरअसल सी फॉर्म, वो तो किसी भी खाने पीने के एस्टेब्लिशमेंट को सी फॉर्म वो लगाते हैं, वो कहीं कोने में लगा हुआ होता है, वो जानकारी तो सब देते ही हैं। तो इसको खामखा इसको पेचीदा भी बनाने की कोशिश की गई क्या आपकी नजर में? नहीं, मनमोहन सिंह का जो कई ऐसे कानून हैं जो बनाए जाते हैं पर छुपा के रख दिए जाते हैं, लोग दिखाते नहीं हैं। हाँ। तो इसके अंदर ये है कि ये एक धार्मिक, मैंने पहले कहा कि धर्म से जुड़ा एक विश्वास की बात होती है। बड़ा लगा दे कि यहाँ पर वेजिटेरियन फूड सर्व होता है, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन दोनों सर्व होता है। इससे ये हो सकता है कि लोगों को कई बार होता है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जब हमने फास्ट रखा हुआ है, जब नॉन वेजिटेरियन फूड जो जाते हैं कांवड़ यात्रा, उसमें मेरे को लगता है 70% ऐसे लोग होंगे जो नॉन वेजिटेरियन भी खाते होंगे, परंतु उस दौरान वो नहीं खाते। तो इसमें मेरे को लगता है वो पार्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप केवल फूड को डिस्प्ले करिए कि कौन से तरह का फूड करेंगे, उससे काफ़ी बल हो जाती है। परंतु जो एक ऐसा शक पैदा किया गया था कि आप किसी एक विशेष वर्ग के लोगों का बिजनेस समाप्त करना चाहते हैं नाम के नाम से, वो कम से कम कुछ देखो उनको आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके, फिर उन्हें सेग्रीगेट यानी कि उनका बहिष्कार या उनसे सामान नहीं खरीदा जाएगा। क्या उस ओर भी जाता दिखता ये फैसला? ये अपने आप में बड़ा अहम हो जाता है। निपुण सहगल मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर थे, अब साक्षात निपुण सहगल आपको दिखाई देंगे। निपुण, तो अहम फैसला, अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील थे, उनकी कुछ दलीलें क्या रही या आगे वो किस तरह का जवाब दे सकते हैं, कुछ इशारा मिला क्या? देखिए संदीप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड के लिए कोई वकील पेश नहीं हुआ था। जजों ने 2-3 बार पूछा कि क्या रिस्पोंडेंट्स के लिए कोई है,
शायद उनकी मंशा ये भी रही होगी कि हम ये देख लेते हैं, अगर आमतौर पे कोर्ट क्या करता है, नोटिस जारी करता है और कहता है हम दूसरे पक्ष को सुनकर फिर कोई फैसला लेंगे, शायद मंशा ये रही होगी। लेकिन यहाँ ये दांव उल्टा पड़ गया। अगर ऐसी मंशा से ये दांव खेला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बात को नोटिस पर लिया और कहा कि हमें नहीं लगता कि इसका कोई औचित्य है जो आदेश जारी किए गए हैं, अब आप अपनी मंशा बताइए, लेकिन फिलहाल हम अंतरिम रोक लगा रहे हैं। यानी अगर राज्य सरकारें ऐसा चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करेगा और 3-4 दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से बिना किसी रोक के, ऐसा नहीं हो पाया। और सनुज मेरे सहयोगी, वो मेरठ से ग्राउंड जीरो, मतलब जिस इलाके से ये कांवड़ यात्रा होकर निकलेगी और जहां पर इस आदेश की तामील होती दिख रही थी अभी तक, अब जो ये फैसला है, अंतरिम रोक लग गई है, तो ग्राउंड पर कैसी प्रतिक्रिया मिली आपको सनुज? हाँ देखिए संदीप जी, बिल्कुल सोचा नहीं था किस तरीके से होगा, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, लोग पहले से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये फैसला सही नहीं है। मुजफ्फरनगर में जब हम लोग गए थे तब भी लोगों ने कहा था कि ये कौन सा इंसाफ है कि आपको बोर्ड लगाने पड़ेंगे। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं था। क्या बोर्ड लगाकर ही लोग खाना खरीदेंगे या बोर्ड लगाकर ही लोग ये देखेंगे कि किसके यहाँ से क्या चीज़ लेनी है? कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा विरोध चल रहा था, बड़ा बवाल इस पर मचा हुआ था कि सरकार ने कह दिया था कि बोर्ड लगाएंगे, नेम प्लेट लगेंगी, विपक्ष हमलावर था, लगातार मांग की जा रही थी कि इसको तो वापस लेना चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय तो बिल्कुल गलत था। आम जनता के बीच में ये बात संदेश गलत जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का सौहार्द और दूसरी बिरादरी के लोग भी जो हैं आज उनसे भी थोड़ा बहुत परहेज कहीं ना कहीं करा जाता है। जिस बात को लेकर जो है रास्ते में आने वाले कांवड़िए ये देखकर अगर कहीं पर करते हैं ऐसा, खाने पीने का सामान खरीदते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। असली बात यह है कि पिछले 40-50 सालों से प्रक्रिया चल रही है। हम भी जब जवान थे तो कांवड़ लेकर आए थे, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान को देखकर हम कहीं रुके हों या ना रुके हों। हमने तो ये देखा कि मुसलमानों ने भी हमारा सहयोग करा, हिंदुओं ने भी सहयोग करा और सभी जाति के लोगों ने सहयोग करा। और कांवड़िया ने कभी भी इस बात का कोई गुरेज नहीं करा कि कौन व्यक्ति है, बस इंसान होना चाहिए। इस बात को देखते हुए अटपटा तो हमें लग ही रहा था। प्रदेश सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये वाला निर्णय उसका अटपटा महसूस दे रहा था हमें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा अच्छा निर्णय तो ये सनुज देखिए, जमीन से, ग्राउंड से ये रिपोर्ट आते हुए कि बेतुका ये फैसला था और खामखा क्या हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भी की जा रही थी। अंतरिम रोक लगी है। मेघा मेरी सहयोगी हरिद्वार में है और मेघा, हरिद्वार में लोग किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? रोक लग गई है, अंतरिम ही है, 26 को हो सकता है ये अंतिम रोक भी हो जाए। जी हाँ, देखिए इस वक्त हरिद्वार में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन मेरे साथ एक कांवड़िए हैं और मैं और लोगों से बातचीत करूंगी इस फैसले को लेकर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। आशु नाम है। आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि इस फैसले पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो खाने का व्यंजन है वो दुकान के बाहर लिखा रहे, नाम लिखना या ना लिखना जरूरी नहीं है। आपको क्या लगता है? नाम लिखना चाहिए और उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। नाम क्यों लिखा होना चाहिए? नाम इसलिए लिखा होना चाहिए क्योंकि हम कांवड़िए बहुत दूर से आते हैं, क्या पता मुस्लिम क्या मिला के हमें खाने में दे रहा हो, क्या करके दे रहा हो। हिंदू पे एक टाइम को भरोसा कर सकते हैं। ये है कि बाहर में व्यंजन लिखा होगा कि चावल, दाल, सब्जी, लेकिन खाना, ये दुकान का मालिक का नाम नहीं लिखा होगा। इससे दिक्कत है, मतलब चाहते हैं नाम लिखा हो। चाहते हैं कि नाम लिखा हो, ये तो पता चले कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। अच्छा ठीक है, मतलब और भी कुछ लोगों से मैं बातचीत करती हूँ। इस तरफ सुनिए जरा। अच्छा, तो देखिए, एक हमने जिनसे बात की उनका कहना है कि नाम लिखा होना चाहिए। अब मैं तो यहाँ पर सवाल कहीं ना कहीं भरोसे का भी हो जाता है मेघा, कि भाई हिंदू पर भरोसा कर लेंगे, मुसलमान पर भरोसा नहीं करेंगे। और हम बजट की भी बात कर रहे हैं शरद, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब नारा लिया जाता है और जब तक सब साथ नहीं चलेंगे, अब मुसलमान रेस्टोरेंट में सिर्फ मुसलमान ही काम थोड़ा कर रहे हैं, वहां पर हिंदू मुलाजिम भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। और हिंदू रेस्टोरेंट में सिर्फ हिंदू काम थोड़ा करते हैं, मुसलमान भी होते हैं। तो ये सामाजिक ताना बाना, आर्थिक ताने बाने को भी आगे पुश करता हुआ दिखाई देता है। जी, इंसिडेंटली मैं कल हरिद्वार में था और कावड़ों के बीच में था, तो मेरी ये बातचीत चल रही थी। जब ये ऑर्डर आया, लोग अपनी प्लेट बदलने में लगे हुए थे,
तो वहां पर यह है कि अगर आप वेजिटेरियन, देखिए कावड़ एक धार्मिक यात्रा है, आप चाहते हैं कि आप कम से कम उतने, जैसे प्रभु कह रहे थे कि आप उतने दिन वेजिटेरियन रहें, तो उतने दिन वेजिटेरियन रहना काफी है। वो हिंदू है या मुसलमान है, शाकाहारी या मांसाहारी लिख दो। बिल्कुल शाकाहारी अगर है तो मुझे नहीं लगता कोई एतराज। और आप जाते हैं इस रूट पर, सब जगह लिखा तो हुआ है शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ढाबा या जैन भोजनालय। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नाम लिखने से उतने दिन के लिए, कावड़ यात्रा कितनी 8-10 दिन चलती है, तो मुझे लग रहा है अगर खाली वेजिटेरियन, उतने दिन सब वेजिटेरियन रहना चाहते हैं, वेजिटेरियन रखना काफी है। आपको खाना शुद्ध मिलना चाहिए, किसके हाथ का बना। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर रेस्टोरेंट में जो कारीगर हैं वो मुसलमान हैं। अगर कावड़ इस चीज को देख रहे हैं तो वो लोग मुसलमान हैं। तो अगर मुसलमान के हाथ से आप खाना नहीं खाते हैं तो फिर तो आप बाकी दिन भी खाना मत खाइए। मुसलमान के हाथ से नहीं खाते तो फिर दलित के हाथ का खाते हैं, बिल्कुल मुसहर के हाथ का खाते बिल्कुल। हैं, पिछड़ी जाति के यहाँ पे आप खाना खाएंगे क्या? गांव देहात में तो बर्तन अलग होते हैं, अगर वो आपके घर में आके चाय पिए तो अलग बर्तन में दी जाती है। आप उसी परंपरा को, उस कुप्रथा को और बढ़ाना चाह रहे हैं। जी मैं बिल्कुल यही कह रहा था कि अगर आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं शाकाहारी होना चाहिए, कौन सी जात का व्यक्ति, कौन से रिलीजन का व्यक्ति बना रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की मुख्य विपक्षी दल की प्रतिक्रिया आ रही है इस फैसले पर, सुनते हैं। है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद सर, जो विवादित फैसला था कांवड़ पथ पर नेम प्लेट लगाने का, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए बहुत सही डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम लोग इसका वैसे भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि जहां मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सामने से कावड़ निकलते थे, और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनकी दुकानें थी वहाँ पे सब पूरा सहयोग करते थे। वहाँ पे भंडारे लगते थे, लोगों की मदद के लिए, कावड़ियों की मदद के लिए सब कुछ करते थे। कि जानबूझकर सरकार ने समाज को विभाजन करने की जैसी वो राजनीति करते हैं, उसी को करने के लिए सामने नाम लिखने को कहा। उससे कोई मतलब नहीं था। सब लोग पूरे कावड़ियों की पूरी सुरक्षा करते थे, पूरी मदद करते थे, सहयोग करते थे, और बेकार में जो है समाज में अराजकता फैलाने के लिए और डिवीजन करने के लिए ये सरकार ने किया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं। ये बड़ा झटका है यूपी सरकार के लिए कहीं ना कहीं, क्या आप इस पर तो तनुज पूनिया नए सांसद बने हैं, कांग्रेस के युवा चेहरा हैं, इस फैसले का, इस अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए। तो अब 26 तारीख तक रोक है, लेकिन क्या राजनीतिक घमासान जो मचा हुआ था या हिंदू मुसलमान जो हो रहा था, उस पर भी फिलहाल रोक लगेगी। और जो दरअसल मुद्दे हैं, आपके मेरे, आमदनी बढ़ जाए, महंगाई पर रोक लगे, रोजगार के अवसर सृजित हों, वो रोड मैप भी दिखेगा या नहीं, कल जब बजट पेश किया जाएगा उसका भी इंतजार रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। पिछले कई दिन से वो खबर जो सियासी तौर पर गर्मा रही थी, कावड़ रूट पर दुकानदारों के लिए फरमान जो राज्य सरकारों की तरफ से जारी किया गया था, नाम पहचान बताने वाला, उस सरकारी फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट वाला फैसला, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार, जहां पर यह फैसला लागू करने का फरमान जारी किया था, उन तीनों सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 26 जुलाई तय हुई है, और सुनवाई की अगली तारीख 26 जुलाई तक फिलहाल इस सरकारी फरमान पर अदालत ने रोक लगा दी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। जानते हैं निपुण सहगल से, विस्तार से जरा दर्शकों को बताइए आज की सुनवाई में इस मामले पर अदालत में क्या हुआ। निपुण। रोमाना 3 याचिकाकर्ता थे। पहला एपीसीआर नाम का एक एनजीओ, दूसरा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, और तीसरे प्रोफेसर अपूर्वा नंद जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। तीनों की तरफ से वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें रखी और उन्होंने बताया कि धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है, छुआछूत को बढ़ावा दिया जा रहा है, कोई कानूनी आधार नहीं है इस तरह का आदेश जारी करने का, और अगर शाकाहार या शुद्ध शाकाहार जरूरी है कावड़ियों के लिए, वो जरूरी है, हम भी ये मानते हैं, तो दुकान पर सिर्फ ये लिखना काफी है। दुकान के मालिक का या कर्मचारी का नाम लिखने को कहना एक आर्थिक आधार पे, नाम लिखने को कहना एक आर्थिक आधार पे भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी तमाम बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी ने बार बार पूछा कि जिन 3 राज्यों का नाम लिया जा रहा, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, क्या उनके लिए कोई वकील पेश हुआ है, क्या कोई पक्ष रखने के लिए आया है। तीनों राज्यों की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी किया और ऐसा लग रहा था
कि नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक भी लगा दी। अब 26 जुलाई को सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगी तीनों सरकारें, लेकिन तब तक रोक लगी रहेगी। ये जो आदेश जारी किए गए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दुकानदार को अपना नाम लिखना कतई जरूरी नहीं है, सिर्फ शाकाहार है, शुद्ध शाकाहार है, जैन आहार है, क्या वो बेचते हैं वो लिखना काफी है। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है कि दुकानदार अपना या अपने कर्मचारियों का नाम भी एक बोर्ड में लिखे। देखिए निपुण सहगल, हर सेंसिबल व्यक्ति इसी दिशा में बात कर रहा था कि साहब क्या खा रहे हैं आप, ये जानना जरूरी है, बजाय इसके कि आप किससे खरीद कर खा रहे हैं। पवित्रता की जो दलील दी जा रही थी, कहीं ना कहीं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हालांकि इस मामले में अभी कोई टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल ये अंतरिम रोक लगाई गई है, और दूसरी दलील जो सरकारों की तरफ से दी जा रही थी इस फैसले के पीछे, वो ये कि साहब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो उसकी काट के तौर पर कहा जा रहा था कि ऐसा तो है नहीं कि कांवड़ यात्रा पहली बार हो रही है, ये बरसों बरस से चली आ रही कांवड़ यात्रा है। हम जानते हैं किस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जाहिर सी बात है सरकारें भी जानती होंगी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और अमूमन इस तरीके के मामलों पर अगर स्ट्रांग फुटिंग होती है तो पहले ही ये कह दिया जाता है कि कोई भी एक तरफा फैसला अदालत ना सुनाए, हमारा पक्ष सुन ले। ऐसी कोई पहल इन सरकारों की तरफ से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ना होना, ये क्या दिखाता है निपुण सहगल? देखिए रोमाना, जहां तक मेरी कानूनी समझ है ये मामला बहुत चर्चा में है और राज्य सरकारों ने बिल्कुल गाजे बाजे के साथ इस निर्देश को जारी कर, शुरू में पुलिस से जारी करवाया, बाद में एक सरकारी सहमति भी उस पर नजर आई। ऐसे में उनका काम था, जब उनको पता था कि सुनवाई होनी है और सभी राज्यों के वकील यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अपने राज्य की राजधानी से उठकर यहाँ पर आना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट में वकील मौजूद रहते हैं। मुझे लगता है कि एक ये दांव था। आमतौर पर होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता और कहता दूसरे पक्ष को सुनकर ही कोई आदेश देंगे। यही शायद वो सोच रहे थे कि 4-5 दिन के लिए मामला टल जाएगा और हमारा ये आदेश जारी रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी किया पर अंतरिम रोक भी लगा दी। कहा कि हमको कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ रहा और हम याचिकाकर्ता की जो बातें हैं कि धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रही है, इन बातों को देखते हुए हम सिर्फ कहना चाहते हैं कि आप खाना किस तरह का बेचते हैं वो लिखें, दुकानदार का नाम लिखना जरूरी नहीं है। तो राज्य सरकारों ने अगर ये दांव खेला था तो दांव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, फिलहाल सरकारों का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सरकारों से इस मामले में जवाब मांगा है, बल्कि अंतरिम रोक भी अदालत ने इस फैसले पर लगा दी है। और सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनाते हैं पहले आपको। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों का नाम प्रदर्शित करने वाला जो यूपी सरकार का आदेश था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद प्रसाद जी। जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सही नहीं है, और जो दलील दी गई थी कि यहाँ पर जो है आप किसी को धर्म के आधार पर अलग नहीं देख सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को नकार दिया है और लोकतंत्र में और संविधान में सभी को अपने अपने धर्म के आधार पर काम करने का अधिकार है। इस देश की आज़ादी में सभी जाति के लोगों का, सभी धर्मों का बराबर हिस्सा रहा है और देश से अंग्रेजों को भगाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, हरिद्वार में मेघा मौजूद हैं और उनके साथ भोले भी हैं आपके साथ यहाँ पर, कांवड़ यात्री भी आपके साथ यहाँ पर है। जरा उनसे पूछिए ना, उनके लिए क्या जरूरी है, वो क्या खा रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है, या फिर वो किससे खरीद कर खा रहे हैं, बेचने वाला किस धर्म जाति का है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। मेघा, ठीक है रुमाना, ये बताइए आपका पहले नाम क्या है? मेरा नाम सचिन। कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पहले सरकार की तरफ से आया था, दुकानों के बाहर मालिकों का नाम होगा, उस पर रोक लगा दी है। तो आपके लिए क्या जरूरी है, आप क्या खा रहे हैं या किस दुकान से, किस मालिक से खा रहे हैं खरीद के, ये जरूरी है? हम क्या खा रहे हैं वो जरूरी है, मालिक से हमें क्या लेना देना है। तो
अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, अंतरिम रोक लगाई दी गई है कि नाम लिखना जरूरी नहीं है, आप इससे सहमत हैं? वो नाम लिखने से सही था वैसे तो हमारी तरफ से तो योगी तो सही क्या था? नाम लिखा होना चाहिए, नहीं ऐसे ना बोले, इनका ये भी पता रहे हाँ भाई अभी कोई भोला आगे पीछे रह जाए उसकी दुकान पे है भाई आ जा, इतनी दूर है वो जगह बता दे, वो सही है। तो क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मालिक का नाम दुकान पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए। क्या कहेंगे इधर आप क्या नाम है आपका? ये बताइए कि दुकान पे मालिक का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या खा रहे हैं वो जरूरी है या क्या खरीद के खा रहे हैं वो जरूरी है? जो खरीद कर खा रहे हैं वो जरूरी है। तो क्या जैसे अब जो कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि दुकान में सामान जो आप खरीदेंगे, दाल चावल सब्जी, उसका नाम लिखा, व्यंजनों का नाम हो, मालिक का नाम होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या लगता है? होना जरूरी, मालिक का नाम होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? दुकान तो मालिक से चलेगी ना। हाँ, दुकान तो मालिक से चलेगी, नाम नहीं होने मालिक नाम होने से जरूरी है। नाम क्यों जरूरी है? वही मैं पूछ रही हूँ, आपको क्यों लगता है क्यों जरूरी? दुकान है, किसकी दुकान है, क्यों जरूरी है? तो पता होना चाहिए, नाम पता किसकी दुकान है। कोई भी आपत्ति आती है, कोई मुझे लोकल प्रोडक्ट मिल सकता है, उसके नाम पे केस भी तो हम कर सकते हैं। क्यों मतलब केस का? खा क्या रहे, ठीक है, खा क्या रहे वो जरूरी है कि किसके नाम से, किस दुकान के मालिक से? खाने की शुद्धता ज्यादा जरूरी है कि दुकान के मालिक का नाम? दुकान का नाम भी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। कारण? कारण है कोई अगर मेरा बोला छूट जाता है तो उससे पता तो चल जाएगा कि इस जगह इस होटल है। आ जाओ, तो मालूम हो जाएगा। अगर दुकान का नाम ढाबे का नाम है, ये वाकई में भोले हैं मेघा, इनको खबर ही नहीं पता है, ये सिर्फ दुकान के नाम की बात कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस नाम के पीछे जो पूरा का पूरा सियासी वार पलटवार चल रहा था वो दरअसल नाम, पहचान और बात धर्म तक जा रही थी, क्योंकि ये सब भोले के भक्त हैं, ये इनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। और देखिए ना, ज्यादातर लोग जो आपके साथ मौजूद है वो भी इस बात पर सहमत हैं कि साहब क्या खा रहे हैं हमें इससे मतलब है, किसके यहां खा रहे हैं, वो किस धर्म का है, इससे लोगों को फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। और यही आस्था वाला देश और सदियों से इसी रूप में देश में कांवड़ यात्रा चल रही है। मैं जरा सनुज शर्मा का रुख करती हूं और उनसे समझने की कोशिश करती हूं कि अब तो ये सरकार का फैसला सनुज, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है, ये खानापूर्ति ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि अब अदालत की तरफ से तो सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी गई है और ये मामला 19 अगस्त तक ही महत्व रखता है, क्योंकि तभी तक कांवड़ यात्रा। तो सरकार ने पहले तैयारी क्यों नहीं की? जब सरकार को पहले से ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, तो वहां पर अपना पक्ष रखने की तैयारी सरकार की तरफ से नहीं थी। मतलब दांव उल्टा पड़ गया सियासी तौर पर। अब बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा कि सियासी दांव ये एक तरीके से उल्टा पड़ गया है। और देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिस मुजफ्फरनगर से इस फरमान की शुरुआत हुई थी, वहां का एक अपना ताना बाना है, वहां का एक धार्मिक सौहार्द है। मैं भी कांवड़ लेकर आया था, कभी नहीं देखा इस तरीके से। जब कांवड़ थका हुआ, जब कांवड़िया चलता है तो इतना थक जाता है, वो ये नहीं देखता कि सलमान के यहाँ रुकना है या राम के यहाँ रुकना है, उसे जगह चाहिए होती है, उसे थोड़ा सा ये चाहिए होता है कहीं दूध मिल जाए, कहीं चाय मिल जाए। वो कभी ये देखकर नहीं रुकता, हम भी कभी ये देखकर नहीं रुके थे। लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक मजबूत ताने बाने को छिन-भिन करने की कोशिश की गई, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये क्या फैसला है, दूध किसके यहां से आता है, आम किसके यहां से आता है, ठेली वाला कौन है, दुकान वाला कौन है, क्या इन बातों के मायने रह जाते हैं, क्या इन बातों के सवाल रह जाते हैं। इससे छुआछूत नहीं बढ़ेगी, लोगों के बीच जो ताना बाना है वो कमजोर नहीं होगा, जो एक लोगों के बीच एक मजबूत की दीवार है वो कहीं कमजोर नहीं होगी। ये एक ऐसी दीवार कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई बनाने का काम कर रही थी। इसी तरह की तमाम चर्चाएं चल रही थी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है कि ये तो एक फरमान था, क्या खाना भी पूछकर खाया जाएगा कि किसकी दुकान से लेना, किसकी दुकान से? सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उसने ऐसी रोक लगाई। अब सनी 100 सालों से कांवड़ आ रही है हमेशा, और ना ही कभी इस तरीके की वार्ता हुई। लेकिन इस सरकार ने जो इस तरीके की ये कराया, तो आने वाले समय पर लोगों के नाम पर बाप दादाओं की नेम प्लेट लगाकर घूमने को मजबूर कर देंगे ये लोग। तो ये तो बहुत गलत था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। अच्छा सर, आपको लगा कि ऐसे मतलब कोई जरूरी होता है कि नाम देखना पड़ेगा? आप मन की भावना इस समय देख रहे हैं। संविधान क्या कहता है? संविधान यही कहता है कि सरकारों का काम क्या है? सरकारों का काम बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। लेकिन ये कुछ सरकारों की तरफ से जो फैसला लिया गया, उससे सीधे सीधे न सिर्फ
विपक्षी बल्कि सरकार के अपने सहयोगी भी कह रहे थे कि साहब ये तो कहीं ना कहीं धार्मिक भेदभाव बढ़ाने वाला, छुआछूत को बढ़ावा देने वाला इस तरीके का सरकारी फरमान है, इसे सरकार बेहतर है वापस ले ले। सरकार ने तो खुद वापस लिया नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। 26 जुलाई सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग से जुड़ी जानकारी मिल रही है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री का लिखित जवाब सामने आ गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का ये लिखित जवाब है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने सवाल पूछा था और उसी सवाल का ये जवाब जो सरकार की तरफ से सामने आया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं से जरा समझने की कोशिश करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जा सकता, सरकार की तरफ से सवाल के जवाब में ये साफ कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिलेगा और पहले भी हम लोग इस बात को लेकर चर्चा करते रहे हैं आशीष कि वो नियम ही इस तरीके का है कि जो मैदानी वाले राज्य हैं या जो बॉर्डरिंग राज्य नहीं है उनको स्पेशल स्टेटस मिल नहीं सकता है। तो इसमें नया क्या है? नहीं, देखिए, क्लियर प्रोनाउंसमेंट बिल्कुल नया है। इसी आधार पर ठीक है, हम ये बात ज़रूर करते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं, स्पेशल पैकेज शायद सरकार की तरफ से वर्कआउट किया जाए अपने एलाइज के लिए, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे बिहार में जनता दल यूनाइटेड हो। लेकिन मांग तो जेडीयू और आरजेडी की यही रही है ना कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। इतना क्लियर प्रोनाउंसमेंट मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि एक जेडीयू के सांसद ने सरकार से सवाल किया जो कि एलआई है इस सरकार की। उनको लिखित जवाब में सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आपकी इस मांग को पहले ही इन आधार पर, रोमाना जिसका आप जिक्र कर रही थी, बॉर्डर एरिया नहीं है, वहां की भौगोलिक स्थिति वैसे नहीं और तमाम और क्राइटेरिया पर पहले ही इसको रिजेक्ट किया जा चुका है। लिहाजा बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। मुझे लगता है कि एक औपचारिक तौर पर जवाब के तौर पर यह बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर डेप्यूटी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी, उनका बड़ा बयान आया। बिहार को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है, बिहार को विशेष आर्थिक मदद की जरूरत है। सुनिए जरा। आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हम लोगों ने आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से कि बिहार को विशेष मदद की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आग्रह लगातार रहा है कि हमको बिहार में अतिरिक्त मदद की जरूरत है। स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं सर बिहार को? बिहार को लगातार एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार विशेष मदद करने का काम किया है, चाहे वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, लगातार सहयोग करते हैं। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। विशेष मदद, शब्दों की हेराफेरी यहां पर देखिए। विशेष मदद की बात बिहार के लिए की जा रही है और हम सब जानते हैं कि कल बजट भी आना है। ऐसे में क्या कोई बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से इस बजट पे किया जाता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।